आप लोगों का स्वागत है यूनिट 7 में रासायनिक साम्य। मैंने विषय पढ़ाने के लिए इस साइड में लिख रखे हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। दोनों में मूल अंतर ये होता है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो केवल एक ओर को होती है, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दोनों ओर को होती हैं। यहाँ अभिकारक से ये उत्पाद बन जाता है और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त हो जाता है। मूल अंतर आप समझे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ओर को ही होती हैं और उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो दोनों ओर को होती हैं। अब इन अभिक्रियाओं में जो दूसरे नंबर की अभिक्रिया है हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का प्रयोग हम रासायनिक साम्य में करते हैं। पहले प्रकार की अभिक्रिया से रासायनिक साम्य का कोई मतलब नहीं। ये बात ध्यान रखने की है। रासायनिक साम्य कहाँ स्थापित होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही होता है। तो इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ए और बी हमारे दो उत्पाद हैं, दो अभिकारक हैं और इनसे बनने वाले दो उत्पाद सी और डी हैं। तो ये अभिक्रियाओं में हम बीच में चिन्ह लगाते हैं इस तरह से। इस चिन्ह को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। और ये चिन्ह अपने आप में ही बता देता है कि ये अभिक्रिया इधर से इधर भी होती है और इधर से इधर भी। तो अभिक्रिया दोनों पक्षों से होती है, यानी फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। यानी अग्र अभिक्रिया एक को कह सकते हैं हम और दूसरे को कह सकते हैं हम पश्च अभिक्रिया। तो जब अब तीसरी चीज़ की ओर चल रहे हैं हम, रासायनिक साम्यावस्था की ओर। अग्र अभिक्रिया यानी RF फॉरवर्ड रिएक्शन और पश्च अभिक्रिया यानी RB बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये इधर होगा और ये इस ओर को, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। अगर हम ध्यान दें तो वह अवस्था जिसमें अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं, रासायनिक साम्य की अवस्था कहलाती है। पुनः ध्यान दें कि वह अभिक्रिया जिसमें अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग आपस में कैसे बराबर हो जाए, आपस में हो जाए बराबर, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो अभिक्रिया रासायनिक साम्य की स्थिति में। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो नंबर 1, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो साम्य इनके बीच में होता है, रासायनिक साम्य, ये गतिक होता है, डायनेमिक साम्य है। ये कैसा साम्य है? गतिक साम्य। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों ओर की अभिक्रियाओं का वेग अगर बराबर हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये अभिक्रिया रुक गई है। अभिक्रिया लगातार जारी रहती है, आगे से पीछे और पीछे से आगे। अभिक्रिया निरंतर कैसी है? जारी है। इसीलिए इसका पहला लक्षण हम ध्यान रखते हैं कि ये कैसा साम्य है? गतिक साम्य है। दूसरी बात आप यही कह सकते हैं कि भाई अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर आपस में कैसी हो जाती है? बराबर हो जाती है। अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये, लक्षणों में आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति से रासायनिक साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति से रासायनिक साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उत्प्रेरक कोई प्रभाव रासायनिक साम्य पर नहीं डालता। चौथी बात,
अगर आप ताप दाब या सांद्रण में बदलाव करेंगे तो रासायनिक साम्य पर उसका असर पड़ेगा। किस पे? ताप पे, दाब पे और सांद्रण में परिवर्तन से क्या होता है? अगर दाब, ताप और सांद्रण में आप परिवर्तन करेंगे तो रासायनिक साम्य भी परिवर्तित होगा। तो मैंने आपको बताया, एक बार फिर बताऊं कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह स्थिति जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर आपस में कैसी हो जाए? बराबर, तो उस अभिक्रिया को उस स्थिति को हम कहेंगे कि ये रासायनिक साम्य की स्थिति है। दूसरी तरह से अगर दूसरे शब्दों में इसे कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि अग्र अभिकारकों का सांद्रण और पश्च उत्पादों का सांद्रण जब बराबर हो जाए तो उस स्थिति को हम रासायनिक साम्य कहते हैं। मैं लक्षण भी बताया आपको कि ये कैसा साम्य है? गतिक है। दोनों दरें आपस में बराबर हो जाती हैं, उत्प्रेरक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप और दाब या सांद्रण की स्थिति में बदलाव करने से रासायनिक साम्य प्रभावित होता है। अब अगला बिंदु हमारा है सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान का सीधा सीधा अर्थ है, कोई अंतर इसमें नहीं है, कि 1 लीटर आयतन में अभिकारक या पदार्थ जो भी है उसके मोलों की संख्या को हम उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या बटे आयतन, काय में? लीटर में। 5वें बिंदु पे हम आते हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ये हमारा 5वां बिंदु है। इसे समझने के लिए आप देखें कि यहाँ जैसे ये अभिक्रिया है तो इसमें 2 अभिकारक हैं और उत्पाद भी 2 हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी अग्र अभिक्रिया की दर यानी RF किसके समानुपाती होगी? इन दोनों के सांद्रण के समानुपाती होगी। सांद्रण के लिए हम जो ब्रैकेट लगा देते हैं। इसी तरह से पश्च अभिक्रिया RB ये समानुपाती होगी किसके? C और D। यहाँ पर बताने वाली बात यह है कि अगर इनमें अणुओं की संख्या भी अगर आपको दी गई हो, अणुओं की संख्या भी इसमें हो, तो वो इस तरह से पावर के रूप में आ जाएगी। तो ये हुई अग्र अभिक्रिया की दर। आप ध्यान से देख लें, समझ लें एक बार। चलो मैं आपको कुछ सेकंड देता हूँ, इसे भी देखें और इसे भी देखें। पुनः अब आपने देख लिया होगा इसको, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अग्र अभिक्रिया के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती है क्या? अग्र अभिक्रिया की दर। इसी तरह से पश्च अभिक्रिया की दर उत्पादों के सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होती है। किसी भी अभिक्रिया, जैसा कोई पदार्थ है, अगर आपने कोई पदार्थ लिया है तो उसमें उसका जो सांद्रण है उसकी दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। और अगर कोई आपने रासायनिक अभिक्रिया ली है तो उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। मैं एक बार पुनः आपको दोहरा दूं कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर
उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। और किसी अभिक्रिया के संदर्भ में जब हम बात करें तो किसी अभिक्रिया की दर, अगर अभिकारकों की बात कर रहे हैं तो उनके सांद्रणों के गुणनफल के बराबर होगी, और उत्पादों की बात करें तो उनके सांद्रण के गुणनफल के बराबर होती है। ये आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। आज विषय को मैं यहीं रखता हूँ कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगले उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में साम्य स्थिरांक, गैसीय साम्य स्थिरांक, केसी केपी में संबंध, ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।